हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोहन गोस्वामी। आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को लिख कर अच्छे से समझाने वाला हूं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर याद करके जाना है अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो पहले और बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। आपको पहले यहाँ देखो केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव है वो दिए जाएंगे, फिर आपके देख सकते हो बायोलॉजी के भी दिए जाएंगे, फिर आपके देख सकते हो फिजिक्स के भी दिए जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसका अगर आप लोग फोटो चाहते हो, फोटो जो आप लोगों का फोटो है इस पूरे क्वेश्चन का विथ आंसर के साथ, तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी है श्रवण 20,000 यानी कि श्रवण 20,000, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो जाओ जल्दी से फॉलो करो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हो। ये है इंस्टाग्राम आईडी श्रवण 20,000। इसका फोटो आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। देखो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझिएगा। H2SO4 नाम क्या है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, लास्ट में क्या आया? एसिड यानी कि अम्ल। अगर अम्ल कहीं भी आए अम्ल, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता था, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। पीएच स्केल में आपको पता होगा कि यहाँ आपके 7 होते थे, यहाँ 0 से 7 और 7 से 14 तक, ठीक है। इधर तो आपके अम्ल होते हैं, 7 से कम जितने भी होंगे वो अम्ल होंगे, 7 से ज्यादा जो होंगे वो क्षार होंगे। ये आपके अम्ल होते हैं 0 से लेकर 7 तक और क्षार होते हैं। लेकिन अगर ये बीज की बात की जाए तो ये उदासीन होते हैं, उदासीन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये याद रखना। तो अब आपको पता होगा कि H2SO4 विलयन का पीएच मान क्या होगा, क्योंकि ये है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जाए तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देख सकते हो, सी नंबर, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला, पेयजल की जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है, पेयजल जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। अगर जो पीने वाला जल है उसमें क्या मिला दिया जाए कि वो जीवाणु नष्ट हो जाए जो उस जल में हो, ठीक है। आप देख सकते हो CaCl2 या CaCO2, ठीक है। और ये है CaCl2 और ये है CuCl2 और ये है CaCO3, ठीक है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताओ। ये है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है आपका क्यूप्रस क्लोराइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जल्दी से बताओ आपका क्या सही आंसर होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं आपको इसका आंसर सही बताता हूं। इसका सही आंसर होगा वो है CaOCl2। याद रखना, आपको कभी भी भूलना नहीं है क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जल्दी से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करता है? जो अम्ल होता है स्टूडेंट, अम्ल दिया जाए और उसमें से हाइड्रोजन विस्थापित कर दे। जैसे अगर आप लोग बात करो, जैसे अम्ल होगा HCl में से कौन आप ये कौन सी धातुएं हैं जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, सक्रियता श्रेणी। इसमें हाइड्रोजन होता है ये बीच में। तो हाइड्रोजन जो है ना, जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, याद कर लेना, जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे और जो नीचे होंगे वो कभी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। इसका याद करने का ट्रिक है, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो अमीर है और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो गरीब है, यानी कि हाइड्रोजन से भी ज्यादा गरीब है। तो वो हाइड्रोजन से नहीं लड़ पाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन से गरीब है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है अर्थात अमीर है तो वो उनसे आसानी से लड़ सकते हैं। तो इसमें से आपको मैं बताऊं, इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे। लेकिन अगर इन सब की बात की जाए तो ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब होते हैं नीचे। तो आप लोग इतना याद रखना, आप लोग याद कर लेना, जो
चक्रता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबको मैं आपको क्वेश्चन समझाते हुए चल रहा हूं कि आप कभी मत भूलो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद इन सब क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे आप अपना टेस्ट ले लेना या मुझसे कहोगे मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूंगा और आप लोग सही आंसर बताओगे। बिलीव करो, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ में आने वाला है। यहां प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? देखो इसमें से 2 धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। अब आपके पास लाइफलाइन बच्चा है, देखो कॉपर है या मैग्नीशियम या जस्ता या फिर सॉरी सी है, ठीक है, आयरन या लोहा या सोडियम या कैल्शियम। बच्चों याद रखना कि जो ठंडा जल है, ठंडा जल में से कौन क्या विस्थापित जल से अभिक्रिया करेगा? ठंडे जल से अभिक्रिया कौन करता है? तो आप लोग हमेशा याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपका सही आंसर है ना वो है सोडियम तथा कैल्शियम, Na तथा Ca कैल्शियम, ठीक है। तो Na तथा Ca आपका जो है ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है, तो आपको सही आंसर पता चल गया होगा, सोडियम तथा कैल्शियम। ये आप लोग पहले आप लोग गेस कर लिया करो कौन सा सही आंसर होगा, फिर आप हमसे मिलाया करो कि आप लोग अच्छे से नंबर अचीव कर सको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट BVI क्वेश्चन। तो सही आप लोगों के BIMP क्वेश्चन है। क्या है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? समझो, एसिटिक अम्ल आप लोगों का है, क्या होता है इसका? CH3COOH, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसमें कितने कार्बन की संख्या है? 2, 1, 2, तो ये हो गया एथेन। लेकिन जहां COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसमें ओइक लगता है, तो मेथ एथ यानी कि एथेनोइक, तो आपका सही आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। याद रखना, अगर आप लोग IUPAC नेम नहीं कर पाते हो तो मेरा एक वीडियो बन चुका है, आप लोग सर्च कर सकते हो IUPAC नामकरण बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। डोंट वरी, आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग सर्च कर लिया करो IUPAC नेम बाय श्रवण लेक्चरर, चैप्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय श्रवण लेक्चरर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 मैथ बाय श्रवण लेक्चरर, क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय श्रवण लेक्चरर, सब कुछ आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना होगा, तभी आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो यहां क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं? जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं? आप लोग हमेशा याद रखना, उसमें जो है ना केवल 1 हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ठीक है, 1। समझ में आया? 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है। और सारे क्वेश्चन यानी अभी 2 क्वेश्चन और है तब तो क्या आवर्त वर्गीकरण से, तो अभी आप लोगों को और भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो चलो फिर 2 क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखो ये है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है? आपके पास देखो 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप 4 ऑप्शन देख लो और कौन सा सही आंसर होगा आप लोग कमेंट कर दो। और नहीं जानते हो तो हम आपके साथ हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन जो जानते हो वो तो बता दो। तो इसमें जो आपका सही है वो है फ्लोरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, अर्थात धातुओं का लक्षण प्रदर्शित करता है? आवर्त सारणी से रिलेटेड है, कौन सा तत्व आपका धात्विक है, ठीक है स्टूडेंट। तो धात्विक कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग आई होप जानते होंगे। देखो स्टूडेंट, जो धात्विक होता है ना वो क्या होते हैं, जैसे आपको पता होगा, आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तो नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लेना, लिथियम जो होता है ना वो धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। तो सो दैट आपका केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था, जो कि 8 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन आपको रिवीज कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत चलते हैं। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके फालतू यानी कि आपको ज्यादा भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम अभी काफी समय है, 2 महीने, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है बायोलॉजी में, स्वापोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है। जो स्वापोषी पोषण है उसके लिए उत्तरदायी क्या है? स्वापोषी पोषण, देखो स्टूडेंट, ये इसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश उपयुक्त सभी। देखो स्टूडेंट, जो स्वापोषी पोषण होते हैं उनके लिए सब कुछ आवश्यक होता है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रकाश ना हो तो भी नहीं चलेगा, क्लोरोफिल ना हो तब भी नहीं चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तब भी नहीं चलेगा, और H2O ना हो यानी कि पानी ना हो तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन 2, मानव के हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं? कक्षाओं का अर्थ है बेसमेंट, अर्थात क्लास, कितनी कक्षाएं होती हैं, ठीक है।
आप पता होगा वाया लिंद, दाया लिंद, बाया निलय, दाया निलय, 2 2 4 अर्थात 4 होते हैं कक्षा, 4 कक्षा होंगे। तो आपको बिल्कुल सही आंसर है 4। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, 4 आपको अच्छे से परसेंटेज लाना है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क अचीव कर सको। आप लोग अच्छे से तैयारी करो तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो स्टूडेंट, जाइलम नाम क्या है? जाइलम। देखो स्टूडेंट, इसका कुछ नाम किससे मिल रहा है? या पहले ऑप्शन पढ़ो, जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, वसा का वाहन। ठीक है, वस नहीं वसा। ठीक है, वसा, वसा का वाहन। ठीक है, अब वसा का वाहन यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, वसा। ठीक है, वसा के रूप में बच्चों ध्यान से देखिए, देखो पादप में जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, ध्यान रखना, जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का वाहन करता है जाइलम, जबकि फ्लोएम भोजन का वाहन करता है। ये याद रखना, छोटी छोटी बातें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर भी आते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एंड लघु उत्तरीय के लिए। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जननांग तंत्र का नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलो आपके पास आ चुका है क्वेश्चन। देखो अंडाशय है या गर्भाशय है या शुक्रवाहिनी है या अंडवाहिनी? बच्चों आपको पता होगा, जब आप लोगों ने मादा जनन तंत्र पढ़ा होगा, अंडाशय, अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है, गर्भाशय भी होता है, अंडवाहिनी भी होता है। ठीक है, तो क्या नहीं है इसमें, जो है ना, जो शुक्रवाहिनी है ना, वो नर जनन तंत्र का भाग है। आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को इसे पढ़ाया है। तो शुक्रवाहिनी जो है ना, वो नर जनन तंत्र का एक भाग है। तो ये याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं जो आपको अंदर से हिला देते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का 5वां क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? इन सब क्वेश्चन को बताया भी गया 1-2 बार, लेकिन नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, मतलब समानता किससे अधिक की गई है? चीन के विद्यार्थी से, वी जीवाणु से, सी चिंपैंजी से, डी मकड़ी से। हमेशा याद रखना, हम लोगों की समानता कुछ बंदरों से की जाती है। अब बंदर के अंतर्गत चिंपैंजी भी आते हैं, तो चिंपैंजी से हम लोगों की समानता की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है जाइगोट। जाइगोट के रूप में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट के रूप में बच्चों, जाइगोट के रूप में आपको पता होगा कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है? जाइगोट 4x, 3x, 2x या x। तो आपको याद रखना है जाइगोट के रूप में जो है ना 2x होती है, 2x। तो ये था हमारा पहले केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इन दोनों का आप लोगों को पीडीएफ वहां दिया जाएगा, पीडीएफ नहीं बल्कि फोटो दिया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है सरवन20000, जाओ जल्दी से फॉलो करो। ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है हमारा पहले बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। अब शुरुआत करेंगे फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो रहेगा आपका केमिस्ट्री का और एक रहेगा बायोलॉजी का। 2 चीजें मैंने बताया है, दोनों चीजें से एक एक क्वेश्चन होगा, केवल एक एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी का पहले समझ लो। बायो का नंबर फर्स्ट नहीं बल्कि एक ही में है। देखो, नर तथा मादा जनन अंग का लिंग निर्धारण, मतलब देखो नर तथा मादा का लिंग गुणसूत्र होता है। नर तथा मादा, देखो आपको पता है कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। तो आपको बताना है जो नर होते हैं और मादा होते हैं, इनमें लिंग गुणसूत्र क्या क्या होता है। नर में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, मादा में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, जिससे ये पता चलता है कि होने वाला संतान लड़की होगा या लड़का। ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, और अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपको बताना है केवल एक क्वेश्चन, जो कि मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर
ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जल्दी आप लोग बताना जरूर। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हूं तो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, ये था हमारा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में है, फिजिक्स देख सकते हो, ये फिजिक्स है। फर्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसकी दोगुनी होगी। याद रखना, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर 2F, और उत्तल दर्पण है तो इसलिए धनात्मक होगा, तो यहां 10 है, 10 दूनी 20, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स का। हर एक क्वेश्चन को यार प्लीज रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसकी अगर रिकॉर्ड की जाए तो VIMP क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोग कहोगे नहीं, लेकिन हाँ है स्टूडेंट, अगर आप लोग कहीं से भी देखो तो ये आपके लिए VIMP क्वेश्चन है। आपको जो भी दिया जाएगा VIMP क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो। क्वेश्चन देखो कई बार ऐसे हो जाते हैं कि एक वीडियो में बन चुका है, दोबारा इसमें आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये आ जाते हैं। ठीक है, वरना नहीं आते, लेकिन हाँ आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, आप लोगों को पता होगा। अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी जो होगी ना लेंस की क्षमता P बराबर 100/F, यानी कि F है 50 यानी कि 2 होगा। 50 से 100 कट जाएगा, 2 आएगा, तो यानी कि 2 डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस है यानी कि धनात्मक होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। अगला स्वस्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, VIMP क्वेश्चन है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के आंख की दूरबिंदु होती है, इसके नीचे वाला और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के आंख की दूरबिंदु होती है। अगर किसी मनुष्य का आंख बिल्कुल स्वस्थ है, ना वो जरा दृष्टि दोष, ना निकट दृष्टि दोष, ना दूर दृष्टि दोष, किसी से भी पीड़ित नहीं है, कोई भी उनको दोष नहीं है, तो बताओ उसकी दूरबिंदु क्या होगा। ये तो पता ही होगा क्योंकि वो अनंत तो होगा, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो बहुत दूर तक देख सकता है, जब तक ये ना पता लगे कि वहां कुछ है। ऐसा लगता है, अगर आप लोग देखो, अगर पूरा आंख स्वस्थ है तो आप लोग देखो तो लगता है बादल नीचे है, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो आपको याद रखना है अगर कोई भी चीज है तो वो है प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन किस रंग में होता है, बैंगनी रंग में। याद रखना, बैंगनी रंग में प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है। ये था हमारा, और भी क्वेश्चन अभी है फिजिक्स के, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन है। वैसे मैंने फिजिक्स में क्या लिखा था, 1-2 लिखा था, लेकिन कुल मिला के ये 19 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। ये आपका फिजिक्स का 5वां नंबर क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध नाम सुना होगा, ओम के नियम में सुना होगा, R बराबर भी अपने। ठीक है, तो आप लोग प्रतिरोध का मात्रक होगा R बराबर B अपान I, आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, आई होप जो देख रहे होंगे सभी लोग जानते होंगे, जो तैयारी किए होंगे हमारे चैनल से वो, क्योंकि मैंने आज चैप्टर पढ़ा दिया, एक चैप्टर एक वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पूरा चैप्टर, 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, 2 अम्ल क्षार एवं 3 धातु एवं अधातु, 4 कार्बन तथा उनके यौगिक, 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 6 जैव प्रक्रम, 7 नियंत्रण समन्वय, 8 जीव जनन कैसे करते हैं, 10 आप लोगों का है। ऐसे पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं देखिए, एक चैप्टर को देखना है, कुल आपको 15 दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक चैप्टर का तो आप लोगों को तैयार करना है तो जाओ, पूरा लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। एक दिन में केवल एक चैप्टर खत्म करो, 15 दिन में मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग मेहनत करोगे तब, वैसे आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां आपका है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक आप लोग हमेशा याद रखना, ओम होता है। ठीक है, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये नहीं बल्कि आपको बताना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बच्चों आप लोग याद रखना, ये है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको आप गलत मारो क्योंकि आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो वो है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है,
आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको अलग अलग समझाया है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो करना क्या है, आपको मैं एक बात बताऊंगा कि इसका अगर फोटो चाहिए, फोटो लेना है आप लोगों को, लेना है तो लेना है, क्योंकि आपको फोटो अगर मिल जाएगा ना तो आप लोग उसे दोबारा देख सकते हो। तो जाओ, फोटो इसलिए मैं दूंगा आपको। श्रवण 20,000 ये है मेरा इंस्टा आईडी। तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो स्टूडेंट, और इसका फोटो ले लो। कुछ दिन बाद मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन अभी पीडीएफ नहीं देख सकता हूं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग जाओ पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो, जो स्टूडेंट सभी को लाइक करेगा उसका मैं स्टोरी पर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो स्टूडेंट। तो इससे पहले अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, इससे पहले डल चुका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब का, ठीक है। तो आप लोग जाओ देखो स्टूडेंट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।